हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप जानते ही हैं कि हम पढ़ रहे हैं कि हमें कैसे 24 मार्च की तैयारी करनी है। ठीक है, आप जानते हैं 24 मार्च को आपका हिंदी का एग्ज़ाम है। 24 मार्च को हिंदी का एग्ज़ाम है, चाहे वो क्लास 10th हो या 12th हो। तो क्लास 12th के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो मैं लेकर के आई हूँ। क्लास 10th का स्ट्रैटेजी वीडियो पहले ही पढ़ चुका है, आप उसे जाके चेक कर सकते हैं। मैंने पूरे में अच्छे से डिस्कस किया है पूरे वीडियो में कि आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, किस तरह से लिख कर आना है और क्या चीज़ पढ़कर आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। आप जानते हैं टोटल 100 नंबर का आपका पेपर है, जिसमें से 70 और 30 में उसे बांट दिया गया है। ये 30 तो आपको प्रैक्टिकल में मिलने हैं, तो जो क्लास 10th वाले हैं तो वहाँ पे प्रैक्टिकल में 30 नंबर मिलने थे, तो वो तो उनको जो जैसे भी मिलना होगा मिल चुके होंगे। और बाकी जो बचा है वो उनको स्कोर करना है अपनी लिखावट से। और वैसे ही बिल्कुल यही चीज़ लागू होती है 12th वालों पर भी। आप जितना अच्छा लिखेंगे उतने ही अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। तो मुझसे ये सीखिए कि आपको किस तरह से लिख करके कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पाने हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए सौम्या मैथ्स क्लासरूम को। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कितना यूज़फुल रहा। और साथ में ये भी बताइए कि और आगे सभी सब्जेक्ट्स की आपको स्ट्रैटेजी चाहिए या हम कुछ और स्टार्ट करें। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 30% तो आपका सिलेबस हटा दिया गया था, तो उसके बाद का जो 70% बचा है वो हमें देखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मेन आपका काम शुरू होता है। यहाँ से आपको देखना है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। 70% पाठ्यक्रम निम्नवत है। अब क्या क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले 5 अंक में आप देख रहे हैं, देखिए सबसे पहले हमें क्या है, हिंदी गद्य का विकास और आपके पाठों पर दिए गए विभिन्न काव्यों में गद्य की परिभाषा और युग प्रवर्तक लेखकों का योगदान और प्रमुख रचनाएं। सीधा 5 नंबर आपको दिलाएंगी। ठीक है, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि क्योंकि हिस्ट्री है, ये एक तरह से समझ लीजिए कि ये हिंदी की हिस्ट्री है, तो इसमें काफ़ी कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आपको 5 नंबर मिलेंगे। लेकिन फिर भी ये चीज़ आप क्लास 9th से पढ़ रहे हैं, आपने उसकी परिभाषाएं पढ़ी हैं, आपने सभी कालखंडों के बारे में पढ़ा है और उनके प्रमुख कवियों के बारे में पढ़ा है, तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया होना ही चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ से, जहाँ से हमारा मुख्य काम शुरू होता है। देखिए यहाँ से हमें क्या सीखना है। सबसे पहले हम इसे हाईलाइट करते हैं। आप देख रहे हैं कि आपको इसमें क्या क्या सीखना है। सॉरी, हाँ, सबसे पहले आपको इसमें क्या क्या देखना है ये हम देखते हैं। काव्य साहित्य का विकास, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रकृतिवाद, यहाँ से भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। यानी सेम वही चीज़ है, एक तो गद्य में और प्लस काव्य में, ये दोनों में जो इनका इतिहास है। ठीक है, इतिहास यानी एक तरह से आप इसे इतिहास ही कह सकते हैं, ये हिंदी का इतिहास हो गया, इससे आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। 5 नंबर आपको गद्य के इतिहास से और 5 नंबर काव्य के इतिहास से। ठीक है, तो आपको इसे अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में जो बहुत स्कोरिंग चीज़ है मैं उसकी बात करती हूँ। आप देख रहे हैं बहुत स्कोरिंग चीज़ में आपने देखा, पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। अब ये बहुत ईजी चीज़ है, क्योंकि गद्यांश क्या है, ये जो आपके भी गद्यांश हैं ये सब के सब निबंध की तरह से लिखे हुए हैं। इनको आप अच्छे से 1-2 बार पढ़ लीजिए कहानी की तरह, आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे और इनसे आपको सीधा 10 नंबर मिल सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि इनसे आपको 10 नंबर मिलेंगे। और सेम यही पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न और 5 प्रश्न और हर प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो 10 नंबर यहाँ से मिलेंगे। अब देखिए जिसे रेड पेन से मैंने हाईलाइट किया है ये है ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, यानी 20 नंबर आपको यहीं से मिल रहे हैं।
और जो कि बहुत इजी है, क्योंकि ये बचपन से हमने देखा है। हम जब क्लास 5th 6th में थे तब से हमको एक अपठित गद्यांश मिलता था जिसको हमने आज तक पढ़ा ही नहीं होता था, और उससे हम पे उससे निकाल कर 5 प्रश्न पूछे जाते थे और हम उसे अच्छे से सॉल्व कर लेते थे। तो यहाँ तो हम इस बुक को बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो इससे इन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई भी कठिन काम नहीं है। तो 20 नंबर आपके यहीं से हो जाएंगे। इसके बाद जो चीज़ स्कोरिंग है वो इसी के तुरंत बाद वाला है, लेखकों का साहित्यिक परिचय, जीवनी और कृतियाँ। इससे भी आपको 5 अंक मिलेंगे। और इसी तरह सेम यही काम आपको कवियों का परिचय, जीवनी, कृतियाँ, इससे भी 5 अंक मिलेंगे। तो ये दोनों मिला करके 10 अंक हो गए। तो 20 आपने यहाँ देखे और 10 यहाँ देखे, यानी अब तक आपके 30 नंबर बन गए। अब आप देखिए, मैं आपके लिए उन चीज़ों को रेड पेन से हाईलाइट कर रही हूँ जो आपके लिए इजी हैं और साथ में स्कोरिंग है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, चाहे क्लास 10th हो चाहे 12th हो और किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, एक स्ट्रैटेजी हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि जो भी चीज़ बहुत कम नंबर में पूछी जा रही है और जो चीज़ बहुत ज़्यादा नंबर में पूछी जा रही है, आपको उन पे ज़्यादा ध्यान देना है। मैं आपको बताऊँ कि जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े वाले, यानी जो 5 नंबर 10 नंबर वाले, यानी जिनसे आपको 5-10 नंबर मिलने हैं, या तो आपको उन पे ध्यान देना है ज़्यादा, और या फिर जिनसे 1-2 नंबर मिलने वाले हैं। क्योंकि आप ये देखिए, 5-10 नंबर वालों में कम से कम आपको 3 या 4 तो मिल ही जाएंगे, और एक वाले में कोई भी आपका नंबर नहीं काटेगा। तो यही चीज़ स्कोरिंग होती है। हमेशा जिन बच्चों के नंबर ज़्यादा आते हैं वो इन्हीं चीज़ों पे ध्यान देते हैं। उनका या एक तो कोई छोटा क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, और दूसरा कोई बहुत बड़ा वाला क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। बाकी मीडियम वाले जो होते हैं वो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अब हम देखते हैं और क्या चीज़ हमें स्कोरिंग मिलती है। अब देखिए, खंड काव्य भी आपके लिए काफ़ी आसान है, क्योंकि इसमें अधिकतर क्या चीज़ पूछी जाती है, प्रमुख घटनाओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन मेनली आपको पात्रों का चरित्र चित्रण जरूर मिलता है। अब इसमें आपको क्या करना है, एक जो मुख्य पात्र है, सॉरी मुझे पता है कि राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है, एक मुख्य पात्र जो होता है वो, और एक उसका जो सपोर्टिंग रोल होता है, सपोर्टिंग, उन दो को अगर आप तैयार कर लें तो समझ लीजिए कि आपके 5 नंबर पक्के हैं, क्योंकि ज़रूर पूछा जाएगा। खंड काव्य में से 5 नंबर आपको यहीं से मिल जाएंगे। लेकिन इसकी बात हम नहीं करते हैं, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी, अब स्लाइड खिसकाने के लिए मुझे ये सब इरेज करना होगा। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा कि मैंने ले लिया है। अब इसके बाद में आगे बढ़े, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ और क्या चीज़ मिलने वाली है हमें। देखिए, अब यहाँ से आप देख रहे हैं 50 अंक का इधर काम हो चुका है। यहाँ आप देख रहे हैं खंड का में 50 अंक का काम हो गया। अब खंड खा आया है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें अच्छे से देख के जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे संस्कृत आ गई। अब मुझे पता है कि जो बच्चे पीसीएम ग्रुप से या पीसीबी ग्रुप से हैं वो हिंदी के संस्कृत वाले पार्ट पे उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे, और सबसे बड़ी सिचुएशन आपके लिए कोरोना बन के आ गया, तो आपकी पढ़ाई भी अच्छी नहीं हो पाई। तो फिर भी हम देखते हैं, अगर आपको अनुवाद आ जाता है तब तो बहुत अच्छा है। अगर आप इस संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित अनुवाद कर लें और संस्कृत पद्य का कर लें तो सीधा 14 नंबर का काम हो जाएगा। लेकिन मुझे ये पता है कि ये आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। साथ में संस्कृत में उत्तर देना है और ये भी 4 अंक का हो जाएगा, लेकिन ये भी आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने क्या चीज़ बताया आपको, कि रेड पेन से वो है जो आपके लिए बहुत आसान है। और ये बहुत आसान क्या चीज़ है, सभी रस और परिभाषा, उदाहरण और पहचान, इससे सीधा आपको 2 नंबर मिल जाएगा। और ये बहुत आसान है, आपने इसे 9th क्लास से पढ़ा है। उसके बाद में अलंकार का जो शब्दा अलंकार वाला है, इसे भी आपने 9th 10th क्लास से पढ़ा, और यहाँ से भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अलंकार में अगर आप इनको लगातार 4 ये याद कर लें तो इनमें से और साथ में अतिशयोक्ति याद कर लें, तो इन 4-5 में से बाकी के बीच के अगर आप छोड़ भी देंगे तो, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपको अथवा करके कई क्वेश्चन मिल जाते हैं, जैसे उपमा अथवा दृष्टांत, उत्प्रेक्षा अथवा प्रतीप, संदेह अथवा अनन्वय। इस तरह से जब आपको मिल जाएगा तो इनमें से कोई ना कोई आपको आता होगा, बस आप उसी के बारे में लिख दें, तो यहाँ से भी आपको कुछ नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। फिर इसी तरह जो छंद है, छंद में चौपाई, दोहा, सोरठा, अगर इतने आपको तैयार हैं मेरे हिसाब से, और बहुत ज़्यादा हो जाए तो रोला या कुंडलिया में से एक कोई।
अगर आप इतना तैयार कर लेंगे तो अथवा करके आपको ये भी मिल जाएगा, चौपाई अथवा कुंडलिया, दोहा अथवा बरवै, इस तरह करके आपको अथवा करके आपका कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपको ज़रूर मिल जाएगी जो आपको आती होगी, तो यहाँ से भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये मैं आपको ये स्ट्रैटेजी बता रही हूँ कि लास्ट टाइम में आपको ये नहीं करना कि आपको अगर 6-7 आपके पास अलंकार हैं तो आप सबके सब तैयार कीजिए। अब 6-7 में से आप 3-4 को पूरी तरह तैयार कर लीजिए, और मुझे पूरी उम्मीद है, जैसा कि हमेशा होता आया है, कि आपको ये चीज़ ज़रूर मिल जाएगी अपने अथवा करके, यानी और करके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें आपको ज़रूर मिल जाएगा और आप अपना अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब इसके बाद में अगली बात आती है निबंध की। निबंध भी आपके लिए इजी चीज़ हो सकती है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप कितने इफ़ेक्टिव तरीके से इसे लिखते हैं। जितना अच्छा आप इसे लिख लेंगे, आपको ये 9 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। हाँ, ये है कि इसमें नंबर कटने की संभावना होती है, लेकिन इस क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ भी लिखने से आपको 4-5 नंबर मिल जाएंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं पूरे नंबर्स की, तो 9 नंबर का काम हमारा यहाँ से हो गया। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब संस्कृत व्याकरण की बात आती है, तो संस्कृत व्याकरण पीसीएम और पीसीबी ग्रुप वालों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि हमने हिंदी में संधियाँ पढ़ी हैं, पर यहाँ के संधि समास थोड़ा सा अलग भी हो सकते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि समास कम है, तो आप यहाँ से समास तैयार कर सकते हैं। केवल आपको अव्ययी भाव और कर्मधारय ही तैयार करने हैं। फिर उसके बाद में कुछ अगर आपने धातु रूप तैयार कर लिए हैं, प्रत्यय तैयार कर लिए हैं, तो आपको कुछ नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। तो अगर हम यहाँ से मैक्सिमम समझ लें कि हम 4 नंबर का भी तैयार कर लें, तो 4 नंबर का इस पूरे संस्कृत व्याकरण वाले पोर्शन से आप तैयार कर सकते हैं। कुछ ना कुछ मिला के आपका 4 नंबर बन जाएगा। फिर उसके बाद में सबसे गड़बड़ बात यह है कि ये सब इरेज होता जा रहा है, फिर भी ठीक है, देखते हैं हम। उसके बाद में हाँ, हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, अगर आप ये कर लेते हैं तो 4 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम कुल मिलाने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने 4 देखा था, 4 नंबर का अनुवाद हमारा हुआ था यहाँ पे, और यहाँ से हमने पूरा माना था कि हमने संस्कृत व्याकरण से 4 नंबर ले लिए, तो 8 नंबर हो गए। यहाँ से निबंध में हमने 9 नंबर ले लिए, तो 17 हो गए। 17 के बाद में हमने छंद से 2 नंबर अगर बना लिए तो 19 हो गए। अलंकार से अगर 2 नंबर बना लिए तो 21 हो गए। रस से बना लिए तो 23 हो गए। उसके बाद में अगर 4 अंक हमें मिल गए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देने से, ठीक है, इससे तो ये 4 हो गए। अभी तक हम कितने पे पहुँचे थे? 21-22 पे पहुँचे थे, तो 4 ये मिलने पे 25 हो गए। उसके बाद में ये अनुवाद वाला हमने इसे माना था कि ये थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन अगर आप मान लीजिए इसका सही संदर्भ भी लिख सकते हैं, और अगर आपने इनसे 2-2 नंबर भी पा लिए, 4 नंबर भी हो गए, तो आप करीब 30 के पास पहुंच जाएंगे। फिर 30 नंबर के बाद में यहाँ से देखते हैं, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से हमने माना था कि 5 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे, 35, 10-10 करके 20 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो 35 में 20 अगर जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा 55। 55 के बाद में जीवनी और यहाँ लेखकों की और कवि की जीवनी से 10 नंबर मिल जाएंगे, तो 55 में 10 जोड़ने पे 65, और 65 के बाद में 5-5 नंबर आपके ये 10 मिल जाएंगे, तो 65 के बाद में 75। तो 75 नंबर का काम तो आपका ऐसे ही हो जाएगा बहुत ही आसानी से। तो आप देख रहे हैं कि बहुत कम चीज़ें तैयार करके आप 75 नंबर स्कोर कर सकते हैं। और उसके साथ हाँ, यहाँ पे भी 5 नंबर आपको मिलने वाले थे, तो 5 ही मिलाने से 80। तो आपने देखा कि 80 तो 100 में से तब बन रहे हैं जब आप बहुत आसान चीज़ों को और कम चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो आप कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, डरिए नहीं। 90 नंबर पाने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता है, अगर आपने थोड़ा सा स्ट्रैटेजी अपनी स्ट्रांग कर ली। पहली चीज़ आपको क्या रखनी है, सबसे पहली हमें जो बात करनी है वो इस चीज़ पे कि
जो आपका, मैं आपको बता दूं, जो आपका खंड काव्य है, ठीक है, इसका जो भी आप लिखें, चरित्र चित्रण लिखें या उसकी समरी लिखें। फिर उसके बाद जो आपकी कहानियों की समरी आती है, ठीक है, कहानी में पूछते हैं ना कि जो उसका सारांश बताइए। उसके बाद में जो आपको चरित्र चित्रण करना है किसी भी कवि या लेखक का, और उसके बाद में लास्ट में आपका बचा निबंध, ठीक है। उसके बाद आपका बचा, हाँ, व्याख्या, संदर्भ सहित व्याख्या। इनमें आपको अपना लेखन कौशल प्रदर्शित करना है। लेखन कौशल का मतलब ये हुआ कि कितनी इफ़ेक्टिव तरीके से आप इन्हें लिख सकते हैं। जितना अच्छा स्टाइलिश सजा करके आप इन्हें लिखेंगे। अब सजाने का मतलब ये नहीं है कि ग्लिटर वाले पेन लेके जाइएगा और रंग दीजिएगा जा कर के पूरी कॉपी को। इसका मतलब ये है कि आप कितने अच्छे शब्दों का चुनाव करते हैं। और मैं आपसे कहती हूँ कि आप कोशिश करें कि इन्हीं क्वेश्चंस को आप पहले अटेम्प्ट करें, क्योंकि ऐसे इससे क्या होगा। देखिए, पहली बात तो ये होती है, जैसे आपका निबंध आता है 9 नंबर का, अगर आपने अपना निबंध पूरा लिख लिया, ठीक है, अब भले ही आपको इसमें नंबर मिलने वाले हों 7, लेकिन आपका दिमाग क्या जानता है कि आपने 9 नंबर का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। तो अगर आपने देखा कि शुरुआत का आपने 10 मिनट आपने पूरा पेपर पढ़ने में निकाल दिया, 10 से 15 मिनट, उसके बाद के 15 मिनट में आपने अपना निबंध जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लिया अच्छे से, और तो आप क्या ये पाएंगे कि आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है कि 100 में से 90 नंबर, सॉरी 9 नंबर का क्वेश्चन तो मैंने शुरुआत के ही 15 मिनट में अटेम्प्ट कर लिया है। तो इसका मतलब क्या है कि अब मेरा पेपर छूटेगा नहीं, अब मेरा पेपर अच्छा हो रहा है। तो इसलिए आप क्या कोशिश कीजिए कि जो बड़े बड़े वाले क्वेश्चन हैं, ज़्यादा स्कोर वाले हैं, उनको सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद में फिर आप क्या कीजिए कोशिश कि जो बीच के होते हैं, जैसे कि 4 नंबर के, 2 नंबर वाले, इनको अटेम्प्ट कीजिए। और लास्ट में अगर कुछ 1 नंबर का जो पूछा आता है, जो कि अब नहीं पूछे जा रहे हैं, ठीक है, वो उनको आप अटेम्प्ट कीजिए लास्ट में, 2 2 नंबर वाले। क्योंकि आप ये भी देखते हैं कि जब बहुत छोटा क्वेश्चन होता है जिसमें आपको बहुत थोड़ा सा कुछ लिखना होता है, अब जैसे कि आपको धातु रूप लिखना है, ठीक है, अब मान लीजिए किसी के सप्तमी के द्वितीय विभक्ति के, सप्तमी विभक्ति के द्वितीय ऐसे करके पूछ लिए गए, तो उसमें आपको केवल एक शब्द लिखना है, या उपसर्ग प्रत्यय तत्सम तद्भव, इनमें सब में आपको क्या है, एक कुछ डायरेक्ट एक लिखना है। जैसे कहीं पे आपको अर्थालंकार की मान लीजिए परिभाषा लिखनी है, तो इसमें केवल 1 या 2 लाइन आपको लिखनी है, उसमें आप क्या लिख देंगे। तो ये काम क्या है, जब बिल्कुल लास्ट में आपका पेपर बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, कॉपियाँ जमा होने लगी, अगर तब भी आपका कोई क्वेश्चन बच रहा है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि लास्ट टाइम में आप निबंध लिखने की सोचें, जब आपकी कॉपियाँ एक सीरीज से जमा होना स्टार्ट हो जाए और तब आप निबंध लिख पाएँ, तो ये संभव नहीं है। तो बड़े बड़े क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कीजिए, और इससे एक और फ़ायदा होता है कि शुरुआत में हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा खर्च हो जाता है। वही क्वेश्चन 2 नंबर वाला अगर आप लास्ट टाइम में अटेम्प्ट करेंगे, तो हो सकता है आप 30 से लेकर 60 सेकेंड यानी 1 मिनट में उसे लिख लें। लेकिन जब उसी को आप स्टार्टिंग में कर रहे होंगे, तो कहो आप 2 नंबर का एक क्वेश्चन लिखने में 5 मिनट का समय गंवा दें। तो इसलिए हमेशा सबसे पहले क्या कीजिए, बड़े बड़े वाले, यानी सबसे पहले खंड काव्य, निबंध, कहानी, चरित्र चित्रण, इनको लिखिए। फिर संदर्भ सहित व्याख्या को लिखिए। संदर्भ को व्याख्या से अच्छा सजाने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छे से लिखिए कि संदर्भ क्या है, प्रसंग क्या था, किस प्रसंग में ये बात की गई थी। और फिर व्याख्या को भी बहुत अच्छे शब्दों में लिखिए। और व्याख्या में एक चीज़ याद रखिएगा कि जिस गद्यांश की या जिस पद्यांश की आपको व्याख्या करनी है, स्पेशली गद्यांश में, आप उन्हीं लाइंस को दोबारा बार बार रिपीट करके नहीं लिखेंगे, और आप गद्यांश को कॉपी नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कोई कहानी लिखी है, तो कहानी को अगर आपको अपने शब्दों में लिखना है, तो अपने शब्दों का मतलब है कि फिर उसमें अपने शब्द डालिए। ऐसा मत लिखिए कि एज इट इज़ किसी की कही हुई बात को सीधा वही लिख दीजिए, ठीक है, उसको थोड़ा सा बदल कर लिखने का प्रयास कीजिए। तो आप सबसे पहले आपको यही चीज़ें अटेम्प्ट करनी है। फिर इसके बाद में अगला क्या चीज़ अटेम्प्ट करना है, मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपको जो 9 नंबर, जहाँ से 9 10 मिलने वाले हैं, 5 मिलने वाले हैं, इनको अटेम्प्ट करेंगे। इसके बाद 2 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चंस पे हम जाएंगे, ठीक है। तो ये बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
बताएं लोगों को कि कोई ऐसा यूट्यूब चैनल है जो बिल्कुल एग्ज़ाम आने के समय तक, लास्ट टाइम तक आपकी मदद करने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, और कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि पहला एग्ज़ाम है, मतलब पहला पेपर है, तो पहले पेपर में तो ये लगता ही है कि कुछ भी नहीं आ रहा है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि पहला ही पेपर हिंदी से शुरू हो रहा है, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी थोड़ी सी ईजी होती है, ठीक है, लेकिन इतनी भी ईजी नहीं कि आप पढ़ाई ना करें, पढ़ते जाइए। फिर उसके बाद अगली बात जो मैं करना चाहती थी, जिसे मैंने अच्छे से पहले से ही सोच रखा था कि मैं बात करूँगी इस चीज़ की। यहाँ पे भी आपको अपना एक तरह से देखिए लेखन कौशल दिखाना है। जहाँ पे रसों की बात आएगी या जहाँ पे अलंकार की बात आएगी, तो आप एक कोशिश कीजिए कि जो अलंकार हैं, ठीक है, या जो रस हैं, इनके लिए जो आप उदाहरण याद करें, ठीक है। परिभाषाएं लगभग समान सबकी रहती हैं, लेकिन परिभाषा भी आप कुछ अलग तरह से सोच सकते हैं, सोच करके अपने हिसाब से कुछ अलग लिखिए। लेकिन जो उदाहरण हैं, इनको कुछ अलग ही सोचिए, अलग ही ढूंढिए, ठीक है। वही रटे रटाए वाले उदाहरण लिखने की कोशिश ना कीजिए। अगर हो सके आपसे तो कुछ नए नए आप अलंकारों के लिए उदाहरण ढूंढिए। और अगर हो सकेगा, अगर आपकी डिमांड होगी, अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, तो मैं आपके लिए रस, अलंकार और छंदों की अलग अलग अच्छे उदाहरण लेकर के आऊँगी ज़रूर। एक उसमें मैं आपको बताऊँगी एक वीडियो में कि आप इनके लिए कौन से उदाहरण तैयार करें जो बिल्कुल अलग टाइप के हों। तो इससे भी अच्छा लगता है, इससे भी जो एग्ज़ामिनर होता है उसे अच्छा महसूस होगा। लेकिन बहुत ही अलग मत जाइए कि उसे लगे कि यार बच्चा अपने को ओवर स्मार्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो आई होप मैंने सारी बातें कह दी हैं। हाँ, मैंने लगभग सब कुछ बता दिया। यहाँ नीचे आपका दिया हुआ है कि आपको क्या चीज़ है। और हाँ, एक जो बड़ी बात ये है कि ये जो चीज़ है खंड काव्य, इसमें आपको ये याद रखना है कि आप जानते हैं कि ये जिलों के हिसाब से सेट किया गया है। तो आपका जो भी ज़िला हो, आप बहुत अच्छे से उसे पहले ही पढ़ लें कि आपका कौन सा ज़िला है, और आपको उसी हिसाब से इन्हें तैयार करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप ध्यान ना दें और अपने ज़िले के अलावा किसी और ज़िले का जो खंड काव्य हो उसे तैयार कर लें। तो इसे पहले ही ध्यान से देख लें, टीचर से डिस्कशन कर लें कि आपका कौन सा है। आप जानते ही हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये वैसे भी जो ये PDF है, ये मैंने डायरेक्ट UPMSP यानी आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी ये चीज़ ध्यान देने वाली होती है, क्योंकि मुझे पता है कि अभी कोरोना की वजह से आप लोग बहुत दिन तक स्कूल नहीं जा पाए, तो टीचर से आपका इंटरेक्शन टूट गया। तो इस वजह से मैंने सोचा कि हर सब्जेक्ट में, वैसे तो क्लासरूम मैथ्स क्लासरूम के नाम से मैंने बनाया, लेकिन इसीलिए मैंने सोचा कि आपको हर सब्जेक्ट में थोड़ा सा गाइडेंस देना ज़रूरी है। तो अगर क्लास पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और उसके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कम्युनिटी को बड़ी करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।